अकबर, बीरबल और धोखेबाज दूधवाला। एक सुबह की बात है। महल के आंगन में मोर नाच रहे थे। फव्वारों से पानी गिर रहा था और दरबार में आज कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चेहरे पर वही तेज, वही गंभीर मुस्कान। उनके बगल में बैठे थे बीरबल, जिनकी आंखों में हमेशा की तरह एक शरारती चमक थी, जैसे हर समस्या का हल पहले से ही पता हो। आज दरबार में एक गांव का आदमी, धूल से सना हुआ, थका हारा, दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक टूटा हुआ मटका था और आंखों में गुस्सा, दुख और डर तीनों झलक रहे थे। अकबर ने उसे देखा और बोले, कौन हो तुम और दरबार में क्या फरियाद लेकर आए हो? वो आदमी झुककर बोला, जहांपना, मैं सलीमपुर गांव का गरीब किसान हरनाम हूं। मैं दूध बेचने का काम करता हूं, लेकिन अब मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बीरबल ने उत्सुक होकर कहा, धोखा? किससे? हरनाम बोला, जहांपना, हमारे गांव का एक आदमी है, रामू दूधवाला। वो पहले तो सीधा सादा था, लेकिन अब बहुत चालाक बन गया है। वो पूरे गांव में शुद्ध दूध बेचने का दावा करता है, पर असल में वो दूध में पानी मिलाता है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ दरबारी हंसे, कुछ ने कहा, अरे इसमें नया क्या है, पानी तो सब मिलाते हैं। लेकिन अकबर ने अपनी तलवार के मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, मजाक नहीं, अगर ये सच है तो ये आम जनता के साथ धोखा है। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक मामूली झूठ है या इसके पीछे कुछ और? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, जब तक सच का स्वाद नहीं चखेंगे कैसे जानेंगे कि दूध कितना खरा है? अकबर बोले, तो जाओ बीरबल, इस दूध की चाल का सच पता लगाओ। लेकिन याद रखना, अगर वो आदमी निर्दोष हुआ तो ये झूठा किसान सजा पाएगा। हरनाम डर गया, पर उसने दृढ़ता से कहा, जहांपनाह, मुझे अपनी बात पर भरोसा है। अगले दिन बीरबल कुछ सिपाहियों के साथ सलीमपुर गांव पहुंचे। गांव छोटा था, लेकिन हर घर में एक एक गाय या भैंस थी। बच्चे नंगे पांव खेल रहे थे और औरतें चौपाल पर दही मथ रही थी। गांव के बीच में एक बड़ा घर था, सफेद चूने से पुता हुआ। दरवाजे पर तांबे का बर्तन लटक रहा था। बीरबल ने पूछा, ये किसका घर है? एक बूढ़े ने कहा, मालिक, ये रामू दूधवाले का घर है। बड़ा ईमानदार दिखता है, पर कोई कोई कहता है कि इसका दूध बहुत पतला होता जा रहा है। बीरबल ने कहा, हूं, पतला दूध और मोटा मुनाफा। वो मुस्कराए और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। एक आदमी बाहर आया, लगभग 35 साल का, साफ कपड़ों में, हाथ में पीतल का लोटा। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में घबराहट का एक पल छिपा हुआ था। प्रणाम साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बीरबल ने कहा, हम फतेहपुर से आए हैं, सुना है तुम्हारा दूध बहुत मशहूर है। रामू ने झट से कहा, जी हां, मेरा दूध तो शुद्धता की मिसाल है। बीरबल ने सिर हिलाया, अच्छा, तो क्या हमें आज थोड़ा दूध मिल सकता है? हम दरबार के लिए खरीदना चाहते हैं। रामू की आंखें चमक उठीं। क्यों नहीं साहब, दरबार को दूध बेचने का सौभाग्य तो बहुत बड़ा है। वो अंदर गया, एक चमकता हुआ मटका लेकर लौटा। दूध इतना सफेद था कि जैसे मोती पिघल गए हों। बीरबल ने हल्के से उंगली डुबोई। दूध का तापमान सही था, गंध भी ताजा थी। लेकिन बीरबल के मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या सच्चाई सिर्फ सतह पर है या नीचे कुछ और भी है? उन्होंने कहा, अच्छा रामू, हम इस दूध को दरबार ले जाएंगे और वही इसकी जांच होगी। रामू ने सिर झुका दिया, जैसी आपकी आज्ञा। अगले दिन दरबार में भीड़ थी। हर कोई जानना चाहता था कि इस दूधवाले का सच क्या निकलेगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने जो दूध लाया है, अब उसका फैसला होगा। बीरबल ने आदेश दिया, पहले इस दूध को एक साफ बर्तन में डालो और इसे उबालो। दूध उबलने लगा
थोड़ी देर बाद बीरबल ने एक सिपाही से कहा, अब इसे थोड़ा ठंडा करो, फिर इसमें नींबू का रस डालो। जैसे ही रस डाला गया, दूध फट गया, लेकिन फटते हुए उसमें से अजीब सी गंध आने लगी। बीरबल ने माथे पर बल डाले और बोले, जहांपनाह, दूध में सिर्फ पानी नहीं, कुछ और भी मिला है। अकबर चौंके। क्या? बीरबल बोले, इसमें चूने का घोल और थोड़ा सा घी का फेन मिलाया गया है, ताकि दूध गाढ़ा दिखे, लेकिन असल में ये जहरीला है। दरबार में सन्नाटा छा गया। रामू दूधवाले को बुलाया गया। वो डर से कांपने लगा, पर बोला, जहांपनाह, मैंने कुछ नहीं मिलाया। मेरे दुश्मन मुझे फंसा रहे हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा। दुश्मन? कौन? रामू बोला, वही हरनाम, वही किसान जिसने झूठी शिकायत की थी। वो मेरा व्यापार बिगाड़ना चाहता है। अकबर ने हरनाम की तरफ देखा। क्या सच में तुमने झूठी शिकायत की? हरनाम चौंक गया। नहीं जहांपनाह, मैं तो सच्चाई बता रहा हूं। पर अगर शक है तो बीरबल खुद जाकर सच्चाई देख ले। बीरबल मुस्कराए। सही कहा, सच्चाई जमीन पर ही मिलेगी, मुंह से नहीं। उस रात बीरबल ने एक योजना बनाई। वो वेश बदलकर सामान्य गांव वाले के रूप में रामू के घर के पीछे छिप गए। चांद आधा था, हवा ठंडी थी और सन्नाटा गहरा। गायों की हल्की रंभाट सुनाई दे रही थी। रात के लगभग 12 बजे बीरबल ने देखा कि रामू चुपके से घर के पिछवाड़े गया और वहां एक कुएं के पास कुछ बर्तन रखे। वो झुककर कुछ मिला रहा था, कुछ सफेद, कुछ पारदर्शी और कुछ हल्का नीला। फिर उसने वही घोल दूध में मिलाया और बोला, अब कोई मेरा भेद नहीं खोल सकता। बीरबल ने ये सब अपनी आंखों से देखा। वो तुरंत महल लौट गए, लेकिन उन्होंने अकबर को कुछ नहीं बताया। बस बोले, जहांपनाह, अभी नहीं, एक दिन और दीजिए। मैं चाहता हूं कि सच्चाई खुद बोले। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन कल ही इसका अंत होगा। अगली सुबह रामू दरबार पहुंचा। उसने कहा, जहांपनाह, मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हूं। आज मैं दरबार के सामने ताजा दूध निकालूंगा। अकबर ने अनुमति दी। गाय लाई गई और रामू ने सबके सामने दूध दुहा। दूध शुद्ध दिखा। बीरबल ने कहा, ठीक है, अब हम इसे दरबार के बाहर रख देंगे और कल देखेंगे कि इसमें क्या बदलाव आता है। रामू मुस्कराया। उसे यकीन था कि अब कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन उसी रात बीरबल ने दरबार के पहरेदारों को आदेश दिया कि किसी को उस दूध के पास न जाने दिया जाए। फिर भी सुबह जब दूध देखा गया तो वो फटा हुआ था और उसमें वही नीली झिल्ली तैर रही थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, अब समझ में आया? ये सारा धोखा उसकी गाय के चारे में छिपा है। अकबर ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? बीरबल बोले, रामू गाय को सामान्य घास नहीं खिलाता। वो उसे चूना और घी का मिश्रण खिलाता है ताकि उसका दूध ज्यादा मलाईदार दिखे। लेकिन असल में ये जहर है, और जब दूध ठंडा होता है तो उसमें वही झिल्ली बनती है जो हमने देखी। दरबार में सन्नाटा। रामू के चेहरे का रंग उड़ गया। अकबर ने तलवार की नोक जमीन में गाड़ दी और बोले, रामू, तुमने न केवल धोखा दिया, बल्कि सैकड़ों लोगों की जान को खतरे में डाला। तुम्हारे कारण मासूम बच्चे बीमार पड़ते होंगे। रामू घुटनों पर गिर गया। जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अकबर ने गुस्से से कहा, माफी तब मिलती है जब गलती का पछतावा सच्चा हो। लेकिन तुम्हारे दूध में भी झूठ मिला है और तुम्हारे शब्दों में भी। बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरों को सबक मिले। अकबर बोले, कहो। बीरबल बोले, रामू को 1 साल तक मुफ्त में उसी गांव के हर गरीब को दूध देना होगा, बिना किसी मिलावट के, और हर हफ्ते उसकी जांच होगी। अकबर ने सहमति दी, और अगर उसने फिर धोखा किया तो उसका कारोबार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। कुछ महीनों बाद गांव में सब कुछ ठीक लगने लगा। रामू अब दूध साफ देने लगा था।
लोग खुश थे, बच्चे स्वस्थ थे। लेकिन एक दिन हरनाम ने फिर बीरबल को चिट्ठी भेजी। महाराज, अब दूध ठीक है, लेकिन हर दिन उसमें अजीब सुगंध आती है, जैसे किसी जड़ी बूटी की। बीरबल चौंक गए। क्या ये रामू का नया खेल था, या कोई और व्यक्ति अब इस खेल में शामिल हो गया था? उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, लगता है सच्चाई की परतें अभी पूरी तरह खुली नहीं है। अकबर बोले, तो फिर बीरबल, अगला अध्याय तुम्हारे हाथ में है। कुछ महीने बीत चुके थे। सलीमपुर गांव में अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। कम से कम ऊपर से तो लोग फिर से हंसने लगे थे। बच्चे गलियों में दौड़ते भागते थे, और शाम को चौपाल पर वही पुरानी बातें होती थी। रामू दूधवाला अब सबको शुद्ध दूध देने का दावा करता था। हर हफ्ते सिपाही आते, दूध की जांच करते, और बिना किसी गड़बड़ी के वापस लौट जाते। लोग कहते, देखो, बीरबल की सजा ने इसे सीधा कर दिया। पर हरनाम का मन अब भी बेचैन था। वो देख रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है। हर सुबह जब वो दूध उबालता, तो उसमें से हल्की सी मीठी गंध आती, जैसे किसी जड़ी बूटी की। और कुछ दिनों से उसके बच्चों को दूध पीने के बाद नींद ज्यादा आने लगी थी। हरनाम डर गया। उसे लगा कहीं रामू फिर से कोई नई चाल तो नहीं चला रहा। वो बीरबल के पास पहुंचा और बोला, मालिक, अब दूध में पानी नहीं है, पर कुछ और है। उसकी खुशबू अजीब है और असर भी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हरनाम, जब तक दूध की गंध समझ नहीं आती, तब तक शिकायत मत कर। लेकिन हां, हमें जांच करनी होगी, पर इस बार खुले में नहीं, छिपकर। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, पिछली बार धोखा खुला था, लेकिन लगता है कहानी वही खत्म नहीं हुई। अकबर ने कहा, क्या तुम कह रहे हो कि रामू फिर वही चाले चल रहा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, चाल वही है, बस तरीका बदला है। अब वो पानी नहीं मिलाता, कुछ और मिला रहा है, जो आंखों से नहीं दिखता पर असर करता है। अकबर ने आदेश दिया, तुम्हें पूरी छूट है बीरबल। जो भी करना हो, सच सामने आना चाहिए। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, तो फिर अब दूध की नहीं, सपनों की जांच करनी होगी। बीरबल उसी रात फिर गांव पहुंचे। इस बार उन्होंने किसी को अपने आने की खबर नहीं दी। वो आम आदमी के वेश में थे, सिर पर पगड़ी, हाथ में एक पुरानी लाठी, और साथ में उनका पुराना साथी सिपाही रघु। गांव में सन्नाटा था। आसमान में बादल थे, और हवा में घास की खुशबू के साथ कुछ अजीब सी सुगंध भी थी। बीरबल ने फुसफुसाकर कहा, रघु, ध्यान रखना, इस बार हम दूध नहीं देखेंगे, बल्कि वो जगह देखेंगे जहां से ये गंध उठती है। दोनों चुपचाप रामू के घर के पिछवाड़े पहुंचे। वहां गाय बंधी थी, और एक बड़ा बर्तन रखा था, जिसमें कुछ उबल रहा था। भाप के साथ वही मीठी गंध निकल रही थी, वही गंध जो हरनाम ने बताई थी। रामू अकेला बैठा कुछ मिला रहा था और बड़बड़ा रहा था, अब कोई नहीं पहचानेगा। अब सबको मेरा दूध सबसे अच्छा लगेगा, और जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो हमेशा सो जाएगा। बीरबल ने रघु से कहा, सुनो, वो कुछ ऐसा मिला रहा है जो नींद लाता है, शायद कोई जड़ी या औषधि। रघु ने पूछा, तो क्या वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है? बीरबल बोले, अभी कहना मुश्किल है। कुछ बातें आंखों से नहीं, सबूतों से साबित करनी पड़ती है। उन्होंने वो उबलता मिश्रण चुपके से थैली में भरा और शहर लौट गए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में उस मिश्रण को पेश किया। अकबर ने भौहें चढ़ाई। ये कैसी गंध है? मीठी भी है, पर कुछ अजीब भी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये धतूरा नाम की जड़ी है। थोड़ी मात्रा में ये नींद लाती है, ज्यादा मात्रा में जान ले सकती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर गुस्से से बोले, तो ये आदमी अब जहर मिला रहा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, शायद सीधा जहर नहीं, लेकिन वो लोगों को निर्भर बना रहा है, ताकि सब कहें कि उसका दूध सबसे अच्छा है, और कोई दूसरा दूध खरीदने की सोच भी न सके। अकबर ने कहा,
यानी ये सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि चाल है, लोगों को नींद में रखना और अपना व्यापार बढ़ाना। बीरबल ने सिर हिलाया। बिल्कुल, और इस बार हमें उसे पकड़ना नहीं, बल्कि उसकी चाल को उसी पर चलाना होगा। अगली सुबह बीरबल फिर सलीमपुर पहुंचे, लेकिन इस बार उन्होंने खुले में कहा, महाराज अकबर की ओर से आज पूरे गांव में दूध की प्रतियोगिता होगी। जो सबसे शुद्ध दूध देगा उसे दरबार में इनाम मिलेगा। गांव में हलचल मच गई। रामू मुस्कराया, अब तो इनाम मेरा ही होगा। बीरबल भी मानेंगे कि अब मैं ईमानदार हूं। हरनाम ने चुपचाप कहा, इस बार चाल उल्टी पड़ेगी। रामू। संध्या को बीरबल ने 3 मटके रखवाए, एक हरनाम का, एक रामू का और एक गांव के साधु बाबा का। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। बीरबल बोले, अब ये दूध जांचा जाएगा, पर इस बार स्वाद से नहीं, असर से। लोग चौंक गए। बीरबल ने तीनों दूध को अलग अलग कपों में डालकर 3 बछड़ों को पिलाया। फिर बोले, हम कल सुबह देखेंगे कि कौन सा बछड़ा सबसे स्वस्थ रहेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ लोग फिर चौपाल पर इकट्ठा हुए। तीनों बछड़े वही थे। पहला, हरनाम का दूध पीने वाला, बिल्कुल ठीक था। दूसरा, साधु बाबा वाला, भी सामान्य था। लेकिन तीसरा, रामू के दूध वाला बछड़ा जमीन पर पड़ा था, हिल नहीं पा रहा था। गांव में सनसनी फैल गई। रामू का चेहरा पीला पड़ गया। ये झूठ है, किसी ने मेरे दूध में कुछ मिलाया होगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, नहीं रामू, जो तुमने अपनी गाय को खिलाया वही तुम्हारे दूध में आया और वही इस बछड़े तक पहुंचा। फिर उन्होंने सबके सामने वही धतूरा की थैली दिखाई जो पिछली रात उनके घर से मिली थी। गांव वालों में गुस्सा फैल गया। किसी ने कहा, इसने हमारे बच्चों को नशा पिलाया है। दूसरा बोला, इसने हमें बेवकूफ बनाया। अकबर का दूत बोला, राजा के आदेश से रामू को दरबार में पेश किया जाएगा। अकबर के सामने रामू घुटनों पर गिर पड़ा। जहांपना, मैंने किसी को मारने की नीयत से कुछ नहीं किया। बस मैं चाहता था कि मेरा दूध सबसे पसंद किया जाए। अकबर ने गुस्से से कहा, तो इसके लिए तुमने जहर मिला दिया? रामू रो पड़ा। मैंने सोचा कि अगर लोग मेरा दूध पीकर अच्छा महसूस करेंगे तो मेरे ग्राहक बढ़ेंगे। मुझे नहीं पता था कि ये जड़ी इतनी खतरनाक है। बीरबल बोले, जहांपना, झूठ और चाल दोनों का रंग एक जैसा होता है, बस पहचानने की कला चाहिए। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, इस बार क्या सजा दी जाए? बीरबल ने कहा, जहांपना, इसे जेल भेजने से फर्क नहीं पड़ेगा। इसे अपनी गलती का भार खुद उठाना चाहिए। अकबर बोले, कैसे? बीरबल बोले, रामू को अब पूरे राज्य में जाकर खुद दूध बांटना होगा, मुफ्त में, और हर गांव में उसे बताना होगा कि कैसे उसने धोखा किया था, ताकि दूसरे ऐसा न करें। अकबर ने कहा, ऐसा ही होगा। रामू को दरबार से ले जाया गया, शर्म और पछतावे में डूबा हुआ। कुछ दिन बीते। बीरबल ने सोचा कि अब यह मामला खत्म हो गया है, लेकिन एक रात अकबर के महल में ही अजीब घटना हुई। रसोई में दूध रखा गया था, वही दूध जो गांव से आया था। सुबह देखा गया कि दूध का रंग हल्का गुलाबी हो गया था और उसकी गंध फिर वही थी, वही मीठी गंध। अकबर ने बीरबल को बुलाया। ये क्या हो रहा है बीरबल? हमने तो रामू को सजा दे दी थी। बीरबल ने दूध को देखा, फिर गहरी सांस ली। जहांपना, लगता है सलीमपुर में सिर्फ एक दूधवाला दोषी नहीं था, कोई और है जो उसी चाल को आगे बढ़ा रहा है। अकबर बोले, मतलब? बीरबल बोले, मतलब ये कि ये खेल रामू से शुरू हुआ था, लेकिन खत्म नहीं हुआ। अकबर की आंखें चौड़ी हो गई। क्या तुम कहना चाहते हो कि अब कोई और धोखेबाज है? बीरबल धीरे से बोले, हाँ जहांपना, शायद वो व्यक्ति रामू से भी ज्यादा चालाक है और वो अब दरबार के बहुत करीब है। अकबर ने पूछा, क्या तुम जानते हो वो कौन है? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जानता तो हूं,
पर अभी साबित नहीं कर सकता। जब दूध का आखिरी घूंट सच्चाई उगल देगा, तभी नाम लूंगा। उस रात बीरबल महल की छत पर अकेले बैठे थे। आसमान में बादल थे और फव्वारों की आवाज धीमी पड़ गई थी। उनके सामने वही सवाल घूम रहा था। अगर रामू पकड़ लिया गया, तो फिर ये नया दूध कौन बना रहा है? उन्होंने हवा में फैलती उस गंध को फिर महसूस किया। वही मीठी, वही परिचित गंध। और तभी एक छाया पास के गलियारे से गुजरी। किसी ने वहां दूध का एक कटोरा रखा था और उसके पास दरबार के रसोइये का चिन्ह बना था। बीरबल ने धीरे से मुस्कराया। तो अब चाल दरबार के भीतर चली जा रही है। महल के भीतर हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन साथ ही एक मीठी सी गंध चारों ओर फैल रही थी। रसोई से आने वाली उस खुशबू ने सबसे पहले पहरेदारों को चौंकाया। एक सिपाही बोला, अरे, ये कैसी खुशबू है? पहले तो कभी ऐसी नहीं आई। दूसरा बोला, पता नहीं, शायद आज का दूध नया आया है। लेकिन बीरबल जानते थे, ये वही गंध थी जो सलीमपुर के दूध से आती थी। वही गंध जिसने अकबर के दरबार तक पहुंचकर अब साजिश का नया रूप ले लिया था। अगली सुबह जब अकबर ने दूध पिया, तो उन्होंने हल्की थकान महसूस की। उन्होंने कहा, आज दूध का स्वाद कुछ अलग है, पर अच्छा लग रहा है। बीरबल की आंखें चौकन्नी हो गई। उन्होंने देखा कि दूध के किनारों पर हल्की सी गुलाबी झिल्ली बनी हुई थी। उन्होंने चुपचाप अपनी उंगलियों से उसे छुआ और सूंघा। वही गंध। जहांपनाह, उन्होंने धीरे से कहा, अब यह मामला केवल दूधवाले तक सीमित नहीं रहा। कुछ दिनों में ही अकबर की तबीयत में हल्का परिवर्तन आने लगा। वो जल्दी थक जाते, कभी कभी बिना वजह नींद आ जाती। चिकित्सक ने कहा, महाराज, चिंता की बात नहीं, शायद काम की थकान है। लेकिन बीरबल के मन में शक की दीवारें खड़ी होने लगी। उन्होंने रसोई में जाकर खुद दूध की तैयारी देखनी चाहिए। रसोई में 4 लोग काम कर रहे थे। एक था गोपाला, जो दूध उबालता था। दूसरा खलीक, जो मिठाइयां बनाता था। तीसरी थी लक्ष्मी, जो मसाले और घी तैयार करती थी। और चौथा था महेश, जो सारा हिसाब किताब रखता था। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, भाइयों, आज दूध कौन लाया? गोपाला ने कहा, सलीमपुर से ही आता है, मालिक। वही पुराना ठेका है। और लाने वाला कौन है? हर हफ्ते अलग आदमी आता है। कभी खुद रामू आता था, अब कोई दूसरा। बीरबल ने दूध का बर्तन उठाकर देखा। वही सुगंध। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह गंध अब दुश्मन की पहचान बन चुकी है, और जब तक इसे समझा नहीं जाएगा, राजा तक खतरा बना रहेगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने हर रात दूध के 2 हिस्से बनवाए। एक हिस्सा अकबर के लिए, दूसरा खुद के लिए। और उन्होंने दोनों की गंध, स्वाद और असर का हिसाब लिखना शुरू किया। पहले दिन कुछ खास नहीं। दूसरे दिन स्वाद में मिठास बढ़ गई। तीसरे दिन नींद ज्यादा आने लगी। और चौथे दिन एक अजीब बात हुई। बीरबल ने पाया कि दूध ठंडा होने पर उसकी सतह पर एक चांदी जैसा पतला परत बन रहा है। वो सोच में पड़ गए। ये कोई साधारण मिलावट नहीं, ये कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं, पर असर गहरा करता है। उन्होंने सिपाही रघु को बुलाया। रघु, आज रात तुम रसोई पर नजर रखोगे। कोई भी अंदर जाए तो बताना। रघु ने सलाम किया और चला गया। आधी रात बीत गई थी। महल शांत था, पर रसोई में हल्की आहट हुई। रघु ने देखा, कोई धीरे धीरे अंदर गया। उसने साया देखा। वो महेश था, वही हिसाब किताब रखने वाला। महेश ने कुछ पोटली से निकाला और दूध के बर्तन में डाला। फिर उसने बर्तन को हिलाया और बुदबुदाया, अब कोई नहीं बचेगा, न रामू न बीरबल। रघु ने ये सब देखा और तुरंत बीरबल को खबर दी। बीरबल ने कहा, अभी कुछ मत करना, जाल बिछ चुका है, अब मछली खुद फंसेगी। सुबह दूध वही अकबर के पास पहुंचा, लेकिन बीरबल ने पहले ही व्यवस्था कर ली थी।
अकबर को सामान्य दूध मिला और महेश का दूध उन्होंने अलग रख लिया। कुछ ही देर में जब बीरबल ने दूध का दूसरा कप, जो महेश ने छुआ था, एक बकरी को पिलाया, तो बकरी जमीन पर गिर पड़ी। सब सन्न रह गए। अकबर ने गुस्से से कहा, यह जहर है। बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह, ये सिर्फ जहर नहीं, ये साजिश है। कोई दरबार के भीतर से आपको खत्म करना चाहता है। अकबर ने कहा, कौन? बीरबल बोले, अभी नाम नहीं बता सकता, पर जिसने दूध को जहर बनाया वो अब आपकी रसोई में है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, पूरी रसोई को बंद कर दो और सबको पूछताछ के लिए लाओ। चारों कर्मचारियों को दरबार में लाया गया। अकबर ने कहा, किसने दूध में जहर मिलाया? सभी ने इनकार किया। गोपाला बोला, हम तो बस उबालते हैं मालिक। खलीक बोला, मैं तो मिठाइयां बनाता हूं। लक्ष्मी रोने लगी, मुझे कुछ नहीं पता। महेश चुप था, उसका चेहरा उतरा हुआ था। बीरबल ने कहा, जिसने ये काम किया वो अपनी सांसों में भी वही गंध लिए बैठा है। उन्होंने सिपाहियों से कहा, सबके कपड़े सूंघो। जब महेश के पास पहुंचे तो वही गंध आई, वही मीठी गंध। अकबर ने गरज कर कहा, महेश, अब बताओ, ये साजिश किसके कहने पर की? महेश कांपने लगा, मैं अकेला नहीं था। मुझे आदेश मिला था, महल के भीतर से ही। बीरबल ने पूछा, कौन? महेश बोला, मैं नाम नहीं ले सकता। अगर मैंने नाम लिया तो मेरी जान जाएगी। अकबर बोले, अगर सच बताया तो इनाम मिलेगा, झूठ बोला तो फांसी। महेश ने डरते डरते कहा, वो दरबार का एक बड़ा आदमी है जो हमेशा राजा के सबसे पास बैठता है। सभी की नजरें बीरबल पर गई। पूरा दरबार गूंज उठा। क्या बीरबल? नहीं, ये असंभव है। पर महेश ने कहा तो है। अकबर ने भी क्षण भर को बीरबल की तरफ देखा। उनके मन में भी हल्का सा संशय आया। बीरबल, ये क्या सुन रहा हूं मैं? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, ये वही चाल है जो चालाक लोग तब चलते हैं जब खुद फंसने लगते हैं। महेश ने तुरंत कहा, नहीं, झूठ नहीं। दूध की जांच का आदेश तो बीरबल नहीं दिया था, वही सबसे पहले रसोई में आया था। अकबर ने सोचा, ये बात तो सच है, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर मैंने दूध में कुछ मिलाया होता तो मैं खुद क्यों उसकी जांच करता? अकबर चुप रहे। बीरबल ने कहा, मुझे बस एक दिन दीजिए। कल सुबह मैं उस व्यक्ति को आपके सामने लाऊंगा जो असली दोषी है। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, लेकिन अगर तुम झूठे निकले तो इस बार न्याय तुम्हें नहीं बख्शेगा। रात को बीरबल ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने रसोई के सारे बर्तनों में हल्का सा रंग मिलाया, एक ऐसा रंग जो केवल दूध से मिलने पर ही बदलता था। उन्होंने कहा, कल जो भी दूध को छुएगा उसके हाथ पर यह रंग लग जाएगा और वही गुनहगार साबित होगा। अगली सुबह बीरबल ने खुद रसोई से दूध उठवाया और दरबार भेजा। कुछ ही देर में दूध पहुंचा और उसके साथ ही दरबार के 5 लोगों के हाथों पर वही रंग दिखा। सभी हैरान रह गए। उनमें से एक था महेश, दूसरा था गोपाला, तीसरा था और चौथा, लेकिन 5वां देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया। वो व्यक्ति था राजवैद्य, राजा का चिकित्सक। अकबर बोले, तुम तो मेरी सेवा करते हो। राजवैद्य बोला, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। बीरबल बोले, निर्दोष? जब से आपने दूध पीना शुरू किया तभी से आपकी तबीयत बिगड़ने लगी, और यह सब तब हुआ जब इस वैद्य ने कहा कि दूध आपके लिए अच्छा है। अकबर ने गुस्से से कहा, तो ये सब तुम्हारी चाल थी? राजवैद्य ने चुपचाप सिर झुका लिया। जहांपनाह, मुझे सलीमपुर के व्यापारी ने सोने के सिक्के दिए थे। कहा था कि अगर मैं ये मिलावट चलती रखूं तो दरबार में उसका माल चलता रहेगा। मैंने सोचा थोड़ा सा मिश्रण किसी को नुकसान नहीं देगा। अकबर बोले, लेकिन तुमने राजा तक को नुकसान पहुंचाया। राजवैद्य ने गिड़गिड़ाकर कहा,
मुझसे गलती हो गई जहांपनाह। अकबर ने आदेश दिया, इसे जेल में डाल दो और उसके साथ साथ उस व्यापारी को भी खोजो जो इसके पीछे है। 3 दिन बाद एक और खबर आई। सलीमपुर के उसी व्यापारी का शव उसके घर के पीछे मिला। चेहरे पर वही गंध थी और उसके पास से एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, जो खेल दूध से शुरू हुआ था अब खून तक पहुंच चुका है। अब असली खिलाड़ी आ चुका है और वो न राजा है न बीरबल। वो है वो व्यक्ति जो हर दिन दूध को पवित्रता का प्रतीक कहता है। बीरबल ने चिट्ठी पढ़ी और अकबर की तरफ देखा। जहांपनाह, इसका मतलब है कि कोई और भी है जो इस पूरी साजिश को चला रहा है। अकबर बोले, पर कौन? बीरबल ने कहा, वो कोई ऐसा है जो हमारे ही दरबार में बैठता है, लेकिन अपनी पहचान किसी और नाम से छिपा रखी है। अकबर बोले, क्या तुम उसे पकड़ सकोगे? बीरबल मुस्कराए, जरूर, पर इस बार खेल सीधा नहीं होगा। अब चाल दरबार की नहीं, राजमहल के दिल में चली जाएगी। महल सुबह की हल्की ठंड में जाग रहा था। दीवाने पर पर्दे हिले, फव्वारे में पानी झर रहा था और रसोई में लोगों की हलचल थी। पर महल के भीतर का माहौल किसी उत्सव जैसा नहीं था। चिंता का पता हर आंख में दिखता था। राजा अकबर के चेहरे पर स्थायी थकान थी। बीरबल रोज की तरह अपनी तेज तर्रार बातें नहीं कर रहे थे। उनकी आवाज में चिंतन की गंभीरता थी। कई महीनों में जो झमेला शुरू हुआ था, दूध की मिलावट, लोगों की तबीयत, महल के भीतर की गंधें, वो अब इतनी बड़ी साजिश बन चुकी थी कि सब इसे सांस में ले रहे थे। रामू पकड़ा गया और राजवैद्य जेल में था, पर सवाल अभी थमे नहीं थे। महल के पास मिली चिट्ठी में जो संकेत थे, वे एक बड़े खेल की ओर इशारा कर रहे थे और बीरबल जान रहे थे कि अब असली चाल अभी सामने आनी बाकी है। अकबर बैठक में बैठे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने अब तक अच्छा काम किया, पर मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। कौन ऐसा है जो मेरे महल में बैठकर खेल खेल रहा है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बड़े खेलों में छोटे मोहरे होते हैं। हमने मोहरों को पकड़ा है, लेकिन खिलाड़ी अभी बाहर है। मुझे एक संकेत मिला है, प्याला। अकबर ने आंखें फैलाकर पूछा, प्याला? हां, बीरबल बोला, जिस व्यापारी के पास हमें चिट्ठी मिली थी, उसके घर के पास एक छोटा चांदी का प्याला मिला था। उस प्याले पर कुछ निशान थे। नहीं, केवल निशान नहीं, एक चिन्ह, और वही चिन्ह कुछ और जगहों पर भी दिखा है। मुझे शक है कि ये चिन्ह किसी समूह के निशान हैं। अकबर ने कहा, तो उसे ढूंढो। बीरबल ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में एक और हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि खेल अभी और उलझेगा। बीरबल ने राजमहल के भंडार से कई सामान बटोरवाए। एक एक वस्तु की जांच की गई। कटोरे, प्याले, ताबीज और कुछ पुराने बर्तनों के ढक्कन, उन सब पर ध्यान से देखा गया। अंत में उन्हें वो प्याला मिला, छोटा पर महीन काम से बना हुआ। उस पर कहीं पेचीदा नक्काशी थी, एक घुमावदार लाइन, और लाइन के पास 3 छोटे दाग, जैसे 3 छोटे बूंदे। बीरबल ने कहा, यह सिर्फ सजावट नहीं, ये कोई प्रतीक है, और जो व्यक्ति इसे पहचानता है वो रुकावट डाल सकता है। उन्होंने उस प्याले को एक कपड़े में लपेटकर अपने पास रख लिया। पहले संकेत के रूप में उन्होंने महल के चारों ओर पूछा पड़ताल करवाई। उसी दिन रसोई में काम करने वाले एक नौकर ने चुपचाप आकर बताया कि कुछ दिन पहले महल के पुराने भट्ठे पर उन्होंने ऐसी ही नक्काशी वाली एक अधिक बर्तन देखी थी। वो बर्तन किसी ने रात में वहां रखा था और लौटते वक्त उसे मांग कर ले गया। नाम किसी ने नहीं बताया, पर नौकर ने याद किया कि जिसने वो बर्तन रखा था, उसके जूते पुराने और पैरों में मिट्टी लगी थी, जैसे वो कहीं बाहर की मिट्टी ले आया हो। बीरबल ने महल के आसपास के गांवों से पूछताछ बढ़ा दी। उन्होंने फरमान किया कि जो भी इस चिन्ह को पहचानता है या जो भी ऐसे बर्तनों का व्यापार करता है, उसे खबर दे। पर एक बात तो साफ थी, ये चिन्ह किसी खास समूह से जुड़ा हुआ था
और वो समूह अब महल के आसपास सक्रिय था। कुछ दिन बाद महल का एक नया इंसिडेंट हुआ। रात को अकबर के कमरे की खिड़की के पास रखे पानी के घड़े में किसी ने सोना मिलावट कर दिया था। ठीक वैसे ही जैसे दूध में मिलावट की घटनाओं में कुछ मिला हुआ मिलता था। हल्की सी झिल्ली, मीठी गंध। महल में अफरातफरी मच गई। पानी पिया गया तो कुछ लोगों को चक्कर आए। शीघ्र ही रसोई चौकी और महल के अंदर की सभी वस्तुएं कड़ी निगरानी में रख दी गई। बीरबल ने कहा, अब तो न सिर्फ दूध पर बल्कि महल की सभी चीजों पर नजर रखनी होगी। पानी, खाने पीने की चीजें, शहद और दवा भी। अकबर ने पूछा, क्या तुम सोचते हो कि यह कोई अकेला आदमी कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अकेला शायद नहीं, ये ज्यादा योजनाबद्ध है। किसी संगठन या समूह का हाथ लगता है और ये समूह महल के भीतर काम कर रहा है। अकबर की झरी उठी। महल के लोगों में असमंजस बढ़ा। क्या भरोसा छूट रहा है? कौन भरोसेमंद है और कौन नहीं? बीरबल ने महल के अंदर गुप्त जांच बढ़ा दी। उन्होंने छोटे छोटे टेस्ट किए, खाने के बर्तनों पर चिन्ह लगाने से लेकर रसोई के कुछ कर्मचारियों के कपड़ों पर छुपकर रंग लगवाने तक। उनका मकसद था यह पता लगाना कि कौन सा हाथ कौन सी वस्तु को छूता है और कौन सा व्यक्ति कहीं बाहर जाकर खास किस्म का मिश्रण लाकर महल के बर्तनों में मिला रहा है। एक रात बीरबल ने देखा कि एक बड़ा साहबदर, दरबारी जो अकबर के समीप बैठता था, कुछ देर बाद तक दरबार में नहीं दिखा। उसे ढूंढा गया तो वो महल के शोरूम के पास खड़ा था और उसने हाथ में एक छोटा पैकेट पकड़ रखा था। बंगले का नौकर बोला कि उसी रात उसने देखा कि वो साहबदर एक गुप्त पैंतरेबाज व्यापारियों से मिलकर आया था, जिनके पास अक्सर लंबे कोट और नकली दस्तावेज रहते थे। पर जब नौकर ने साहबदर से सवाल किया तो साहबदर ने न सिर्फ जवाब देने से मना किया बल्कि उसे धमकी दे दी कि अगर किसी ने कुछ कहा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। नौकर डरा हुआ था और चुप रहा। बीरबल ने सलाह दी कि साहबदर को निगरानी में रखा जाए, पर साहबदर महल में प्रभावी था। उसके पास रिश्तेदार थे जो बड़ी पदीदारी में थे। ये साफ था कि साजिश मात्र नीचे से नहीं उठी थी, ऊपर की दीवारों के भीतर भी इसका जाल बिछा हुआ था। एक दिन बीरबल को रात के किसी समय एक अज्ञात चिट्ठी मिली। चिट्ठी किसी ने महल के बाहर छुपाकर रख दी थी और उसमें लिखा था, तुम सच्चाई के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हो, पर अगर तुमने बहुत ज्यादा खोदा तो मिट्टी तुम्हें भी दबा देगी। कुछ सच्चाइयां राजाओं के लिए नहीं, और कुछ लोग राजाओं के आसपास इसलिए आते हैं कि वे उन्हें नियंत्रित कर सकें। चिट्ठी में कोई नाम नहीं था, पर बीरबल को लगा कि यह चेतावनी किसी बहुत पास के व्यक्ति ने भेजी थी, कोई जो दरबार की चालों से अनजान नहीं था। उसने अकबर को यह दिखाया। अकबर ने चुपचाप कहा, अब हमें और सावधानी रखनी होगी। कहीं हम एक ऐसा जाल तो नहीं बिछाने जा रहे जिनमें हमारे अपने फंस जाए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच बेशक खतरनाक है, पर उसे साफ होने से कौन रोक सकता है? जो कोई भी इस खेल को चला रहा है वो खुद पर निर्भर है कि उसने कितनी चाहत और किस तरह की चालें बनाई है। जांच के दौरान बीरबल को महल के पुरानी चीजों के भंडार में एक संदूक मिला। संदूक तो वही पुराना दिखता था, पर उसमें रखी कुछ किताबें और कागज बहुमूल्यवान सूचनाएं दे रहे थे। उनमें कुछ नोट्स थे जिनमें दूध के व्यापार, कुछ बर्तनों के आदान प्रदान तथा एक सूची थी। उस सूची में कुछ नाम थे और उनके साथ वही घुमावदार लाइन वाला चिन्ह भी बना हुआ था। उन नामों में महल के कई निम्न स्तर के कर्मचारी थे, पर कुछ नाम बड़े पदों वाले भी थे जिनका सीधा संबंध महल के दैनिक कामों से था। बीरबल ने कहा, यह सूची हमें बताती है कि यह साजिश केवल कुछ पलों की नकल नहीं है। ये एक व्यवस्थित व्यापार है और ये व्यापार पुराने दिनों से चल रहा है। किसी ने इसे धीरे धीरे बढ़ाया है। अकबर ने पूछा, तो हमने रामू को क्यों पकड़ा? बीरबल ने उत्तर दिया, रामू तो एक मोहरा था। उसने शुरुआत की और उसने गलती की, पर असली संचालक ने इसे पैसे और संरक्षण दिया।
अब हमें उस संचालक की ओर बढ़ना होगा। बीरबल ने नोटिस किया कि जो चिन्ह प्याले पर था, 3 बूंदों जैसा निशान, वो चिन्ह कई अन्य जगहों पर भी पाया गया था। कहीं ये बर्तन के बाहरी किनारे पर उभरा हुआ था, कहीं कपड़ों के धागे पर, और कहीं काश एक पुराने दस्तावेज पर। यह संकेत ऐसा था कि जिसे भी ये दिखाई दे, वो चुप नहीं रह पाता, मानो ये निशान सीधे उसकी आंखों में घुस जाए। बीरबल ने कहा, 3 बूंदे। ये शायद संकेत है किसी पैंतरेबाज समूह की, जो ऊंचे पदों पर मौजूद है। हर बूंद का अर्थ कुछ हो सकता है, धैर्य, भय और नियंत्रण। उन्होंने फैसला किया कि वे एक नकली बैठक का आयोजन करेंगे, जिसमें वे उस समूह को झांसे में फंसाने की कोशिश करेंगे। बैठक में कुछ छोटे व्यापारियों को बुलाया गया, जो महल के पास से गुजरते थे। इनकार करने वाले कुछ लोगों को जांच के लिए आमंत्रित किया गया। बेतरतीब तरीके से एक पैकेट रखा गया, जिसमें चांदी का प्याला छिपा था। और ये खेल शुरू हुआ। कौन उसे पाएगा, कौन उसे छिपाएगा, और किसका हाथ रंगेगा? बैठक में कुछ ही देर बाद एक शख्स आया, शांत, पराक्रमशाली और बहुत सभ्य। उसने खुद को व्यापारी बताया और उसके साथ कुछ दस्तावेज थे। उसे देखते ही कुछ दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। वे उसे देखते थे जैसे कि अक्सर देखते आए हों। वो व्यापारी बैठा और बातचीत स्वाभाविक रूप से चलने लगी। पर जब उसने हाथ रखा तो उसके हाथ पर वही 3 बूंदों जैसा निशान मिल गया, छोटे दाग जो दिखाई दे रहे थे। बीरबल ने तुरंत संकेत दे दिया। सिपाहियों ने व्यापारी को पकड़ा। व्यापारी ने जिद की, पर दस्तावेजों में जो कुछ मिला वह डराने वाला था। उसने महल के कई अधिकारियों को भुगतान का हवाला दिया था, और वो प्याला, जो चांदी का था, कई बार उसके पास पाया गया था। पर उसने तब भी कुछ कहा, मैं केवल अज्ञानी मोहरा था। जो इसे बना रहा था वो कोई और है। उसकी आखिरी नजरों में डर था, और जब सिपाहियों ने उसे गहन पूछताछ के लिए लिया तो उसने नामों का खुलासा नहीं किया। उसने सिर्फ कहा, वे बहुत ऊपर है। ये व्यापारी पकड़ा गया, पर वो एक मोहरा ही लग रहा था। बाले बाले में वो कुछ भी न बता सका। पर एक बात निश्चित थी, ये जाल बहुत बड़ा था। कुछ दिनों के बाद एक अजीब हरकत हुई। एक शाम बीरबल ने देखा कि महल के तहखाने की एक पुरानी दीवार में से कोई आवाज आ रही थी। वो दीवार कहीं से हल्की तरह से खोली जाती दिखी। बीरबल ने ध्यान से देखा तो पता चला कि दीवार के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जिसमें कुछ पत्र और पुरानी छवियां रखी थी। उस कमरे के अंदर एक तस्वीर थी, जिसमें राजा अकबर के साथ एक विदेशी व्यापारी दिख रहा था, और व्यापारी की हथेली पर वही निशान था, 3 बूंदे। बीरबल को अचानक ठंड लग गई। उन्होंने सोचा, ये खेल बहुत पुराना है। ये केवल स्थानीय चालें नहीं, पर कई लोगों और वर्षों से जुड़ा हुआ खेल है। उस कमरे में रखे दस्तावेजों से पता चला कि कुछ साल पहले महल के कुछ खरीदारों ने विदेशी व्यापारियों से समझौता किया था, और कुछ तिमाही लाभ के लिए उन्होंने अपने ही लोगों की अनदेखी की थी। अब वही पुरानी चुटकी फिर से काम में लाई जा रही थी, पर अब यह खेल खतरनाक मोड़ ले चुका था। बीरबल ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वो सीधे उस व्यक्ति से सामना करें जो सबसे पास बैठता है, और जिसने ये साजिश लंबे अरसे से पनपाई थी। उसने अकबर के पास एक योजना रखी, एक ऐसा दाव जिसमें सारा महल और संभवतः साजिश के पथ उजागर हो सके। पर बीरबल जानता था कि यह दाव उनके लिए खतरनाक होगा, क्योंकि अगर विपक्षी ने जान लिया कि वे जांच कर रहे हैं, तो वो अपना खेल बदल देगा और असल चालक छिप जाएगा। बीरबल ने सबसे पहले राजा को सुरक्षित रखने का इंतजाम किया। उसने कुछ विशेष दूध नियंत्रक बर्तन बनाए, जिनमें हल्का सा ऐसा अर्क मिलाया गया था जो केवल उस मिलावट को उजागर करता था जो महल के भीतर छोड़ी जाती थी। फिर उसने महल में एक बड़ा भोज आयोजित किया, जिसमें सभी बड़े छोटे अधिकारी बुलाए गए। हर व्यक्ति के लिए अलग कपो बर्तन रखा गया,
और उन सभी बर्तनों में कुछ न कुछ चिन्ह मिलाकर रखा गया। बीरबल ने तय किया कि जो भी व्यक्ति उन बर्तनों में छुपाए सामान को छुएगा, उसका हाथ रंग या निशान ले आएगा और फिर उसे पकड़ लिया जाएगा। बिजी तैयारी के बाद भोज हुआ। लोग हंसे खुश हुए, पर बीरबल की आंखें सतर्क थी। उसने हर किसी के कदमों पर नजर रखी और फिर वो घड़ी आई जब सबसे बड़ा मोहरा रंग खा गया। भोज के बाद जब जांच हुई तो कई लोगों के हाथों पर वही निशान मिला। कुछ बहाने करने लगे, कुछ डर गए, पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिन लोगों के हाथों पर निशान मिले उनमें एक नया नाम मिला। एक व्यक्ति जिसका नाम कई बार दरबार में सुना गया था, पर उसकी कोई ठोस पहचान नहीं थी। उसका नाम था नजीरुल मुल्क। ये आदमी हमेशा से ही राज सिंहासन के निकट बैठता था, पर उसका काम सामान्य कागजात और लेखा जोखा बतलाना था। पर उसके पास अक्सर कुछ ऐसे पत्र आए थे जो महल के बड़े फैसलों को प्रभावित करते थे। नजीरुल मुल्क का नाम सुनते ही महल में एक सन्नाटा छा गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वही शख्स इतने बड़े खेल में शामिल हो सकता है। पर असल में दस्तावेज और कुछ गवाहियों ने ऐसी दिशा दिखाई। बीरबल ने पूछा, नजीरुल मुल्क कहाँ है? जवाब मिला, वो महल के पीछे वाले हिस्से में पुराने पुस्तकालय के पास था। और वो तीखी आंखों वाला आदमी था जिसे कभी कभी राजकीय सम्मेलनों में भी देखा गया था। पर जब नजीरुल मुल्क को बुलाया गया, उसने गंभीरता से कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। मेरा काम दस्तावेजों का निपटारा है। ये होना स्वाभाविक है कि किसी दस्तावेज पर मेरा नाम होगा, पर उन दस्तावेजों में क्या लिखा है वो किसी और ने लिखा होगा। यहां कहानी उलझती चली गई। हर बार जब कोई नाम पकड़ा जाता तो दूसरा नाम सामने आता। जैसे जैसे बीरबल सच्चाई के किनारे खींचते गए, वैसे वैसे खेल और बड़ा होता गया। तभी महल के बाहर फिर एक ताजा घटना हुई। जिस व्यापारी को पहले पकड़ा गया था, उसकी कैद के दौरान मौत हो गई। अधिकारी बोले कि मृत्यु प्राकृतिक है, पर बीरबल को शक हुआ। व्यापारी की शिनाख्त हुई और उसके पास एक और चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, जो सच के निकट जाते हैं उन्हें खामोश कर दिया जाता है, पर तुम भूल रहे हो, सच कभी मरता नहीं। बीरबल ने कहा, अब बात गंभीर हो चुकी है। लोग मर रहे हैं और हम खेल रहे हैं। उसने अकबर से कहा कि अब इस साजिश से जुड़ने वालों को पकड़ना है, पर साथ में यह भी सुनिश्चित करना है कि वे लोग जिनके खिलाफ आरोप लगते हैं उनकी रक्षा भी हो, क्योंकि किसी निर्दोष को फंसना भी नुकसानदायक होगा। अकबर चिंतित हो गया। उसने आदेश दिए कि महल के अंदर हर किसी की गतिविधि की निगरानी की जाए। पर उस निगरानी के साथ एक भय भी उत्पन्न हुआ कि कौन भरोसा करोगे? जो अपने अपने दायरे में भरा हुआ था, वो अब शक की नजरों से देखा जा रहा था। दोस्त, सहकर्मी और सेवक सभी में एक तरह की दूरी बन गई। एक रात बीरबल अकेले ही महल के पुराने पुस्तकालय में पहुंचा। वो वहां उन पुस्तकों को देख रहा था जिनमें पुराने व्यापार पत्र और विदेशी दस्तावेज रखे गए थे। उसकी नजर फिर उसी चिन्ह पर पड़ी, 3 छोटी बूंदें। पर इस बार उसने सोचा कि ये 3 बूंदें किसी भाईचारे की निशानी नहीं। शायद ये संकेत है उन 3 चीजों का जिनसे साजिश चलती है: भूख, लालच, डर और नीति। नीतिगत तरीके से कुछ लोग दूसरों का मन मोड़कर उनका प्रयोग कर लेते हैं। उसी पुस्तकालय की एक अलमारी के पीछे बीरबल ने कुछ और पन्ने पाए। पन्नों पर लिखा था कि कुछ साल पहले एक गुप्त समझौता हुआ था, जिसमें कुछ महल के उच्च अधिकारी और बाहरी व्यापारी शामिल थे। समझौते में लिखा था कि महल का योगदान देने वाले कुछ लोग बदले में संरक्षण पाएंगे। उस समझौते की भाषा बहुत गोपनीय थी और उस पर वो वही घुमावदार निशान बना था। यानी वही समूह बहुत समय से सक्रिय था और उसने अपनी कार्यवाही धीरे धीरे महल के साथ जोड़ ली थी। बीरबल ने सोचा, अगर यह समझौता सच है तो साजिश केवल आज की नहीं है, बल्कि वर्षों पुरानी है, और कुछ लोगों के लिए तो ये नई शक्ति का साधन बन चुका होगा। महल की दीवारें स्थिर थी,
पर भीतर हर व्यक्ति की सांसें तेज चल रही थी। पिछले कुछ महीनों में जो कुछ हुआ, दूध की मिलावट, जहर की चाल, सलीमपुर की साजिश और अब महल में रहस्यमयी प्याले की कहानी, उसने सबकी नींद छीन ली थी। राजा अकबर स्वयं अब बीरबल पर ही पूरी तरह निर्भर थे। उन्होंने अपने सभी सलाहकारों को हटाकर कहा था, अब सिर्फ बीरबल ही इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, दरबार में कोई नया आदेश नहीं होगा। बीरबल का चेहरा थका हुआ था, पर उनकी आंखों की चमक कम नहीं हुई थी। उन्हें पता था, ये लड़ाई अब आखिरी है। अब न केवल दरबार का नाम दांव पर है, बल्कि राजा की जिंदगी भी। बीरबल ने उस पुरानी अलमारी से मिले दस्तावेजों को फिर से पढ़ा। उनमें एक अजीब सा उल्लेख था, जो 3 बूंदों का चिन्ह धारण करेगा, वही दरबार की आत्मा पर अधिकार करेगा। 3 बूंदों का चिन्ह, वही प्रतीक जो हर बार साजिश के केंद्र में रहा था। दस्तावेज आगे कहता था कि यह प्रतीक पुराने व्यापारियों के एक गुप्त संघ का था, जिसका नाम था त्रिधारा समाज। यह समाज किसी एक व्यक्ति का नहीं था। इसमें 3 प्रमुख वर्ग शामिल थे। व्यापारी, जो धन देते थे, वैद्य, जो औषधियां मिलाते थे, दरबारी, जो सत्ता तक संदेश पहुंचाते थे। तीनों मिलकर सत्ता को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते थे, ताकि राज्य उनके अधीन चल सके, राजा के अधीन नहीं। बीरबल ने धीरे से कहा, तो ये था खेल का असली नाम, त्रिधारा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को सारी बातें बताईं। अकबर ने सुना और गुस्से में तलवार उठा ली। तो इस दरबार में मेरे ही लोग मेरे खिलाफ है? बीरबल बोले, जहां पनाह, हर साजिश की जड़ लालच होती है। ये समाज धीरे धीरे सत्ता पर कब्जा करना चाहता था। पहले उन्होंने दूध से शुरुआत की, लोगों की आदतें बदलने के लिए। फिर पानी और मिठाइयों में मिलावट करवाई, ताकि महल की सेहत कमजोर पड़े। और जब दरबार का ध्यान उनसे हटा, उन्होंने आपके आसपास के लोगों को खरीद लिया। अकबर ने गहरी सांस ली। तो अब हमें क्या करना चाहिए? बीरबल बोले, अब चाल उल्टी चलेगी। साजिश करने वाले अब खुद जाल में फंसेंगे। बीरबल ने एक गुप्त योजना बनाई, जिसका नाम रखा गया सत्यभोज। यह भोज ऐसा आयोजन था जिसमें महल के हर प्रमुख व्यक्ति को बुलाया जाना था। व्यापारी, वैद्य और दरबारी, सभी। कहा गया कि यह भोज राजा की सेहत के लिए विशेष धन्यवाद भोज है। लेकिन असल में हर व्यंजन, हर प्याला, हर बर्तन पर बीरबल की निगरानी थी। बीरबल ने आदेश दिया कि उस दिन बनाए जाने वाले सभी भोजन को 2 हिस्सों में बांटा जाए। एक हिस्सा दरबार में जाएगा, दूसरा हिस्सा रसोई के गुप्त कक्ष में रखा जाएगा। अगर किसी में कोई मिलावट होगी, तो वो तुरंत पकड़ी जाएगी। साथ ही उन्होंने एक विशेष तरल बनाया था, जिसे अगर किसी मिलावट वाले पदार्थ में मिलाया जाए, तो वो रंग बदल देता था। पर इस तरल की खास बात यह थी कि यह सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देता था। लेकिन जब दीपक की रोशनी उस पर पड़ती, तो वो लाल चमक उठता था। वो रात आई, शाही दरबार सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। दीवारों पर रेशमी पर्दे, मेजों पर चांदी के बर्तन और हवा में मसालों की खुशबू। हर व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, पर बीरबल हर मुस्कान में शक देख रहे थे। अकबर ने कहा, आज का भोज शांति और ईमानदारी के नाम। सबने ताली बजाई। रामू का नाम कोई नहीं ले रहा था। वो अब जेल में था, पर उसकी कहानी हर किसी के जहन में थी। भोजन परोसा गया, दूध से बनी मिठाइयां, घी से बने पराठे और शहद में डूबे फल। बीरबल ने सबको देखा और फिर संकेत दिया। दीपक की लौ ऊंची की गई और तभी कुछ प्यालों के किनारे हल्के लाल चमक उठे। सन्नाटा छा गया। बीरबल खड़े हुए। जहां पनाह, जिन बर्तनों पर यह लाल चमक है, वही साजिश की निशानी है। अब देखिए कौन से हाथ इनसे जुड़े हैं। सिपाहियों ने सभी मेहमानों के हाथ देखे। 3 लोगों के हाथों पर वही लाल धूल थी। रईस व्यापारी मालिक उस्मान, दरबारी नजीरुल मुल्क,
अकबर ने गुस्से में कहा, तो यही है त्रिधारा समाज के 3 सदस्य। बीरबल बोले, जी जहांपनाह। यही 3 लोग मिलकर महल के भीतर जहर फैलाते रहे। उस्मान कांपते हुए बोला, हमने ये राज्य के भले के लिए किया। हम चाहते थे कि राजा जनता के निर्णय हमसे पूछ कर ले। अकबर गरजे, तुम्हारा मतलब है कि मैं कठपुतली बन जाता? नजीर बोला, जहांपनाह, ये सब व्यापार की नीति थी। राजमहल को व्यापारियों के सहयोग की जरूरत थी। बीरबल ने ठंडी आवाज में कहा, सहयोग नहीं, नियंत्रण। तुम सब मिलकर सत्ता खरीदना चाहते थे। बीरबल ने दरबार में उनके सारे सबूत रखे, दस्तावेज, पुराने पत्र और वो सूची जिसमें उनके नाम थे। हर दस्तावेज में 3 बूंदों का वही चिन्ह था। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये समाज वर्षों से राजाओं को गिराने की कोशिश करता आया है। पहले छोटे राज्यों में, अब आपके साम्राज्य में। इनका तरीका सरल होता है। पहले बीमारी फैलाना, फिर इलाज बेचना। पहले डर फैलाना, फिर भरोसा खरीदना। जब तक राजा इनकी बात न माने, ये उसका महल अस्थिर करते हैं। अकबर ने कहा, और इन्हें ये हिम्मत कैसे मिली? बीरबल बोले, आपके भरोसे से, जहांपनाह। ये लोग हमेशा भरोसेमंद बनकर आते हैं और फिर धीरे धीरे राज की नब्ज पकड़ लेते हैं। दरबार सन्न था। सभी ये सोच रहे थे कि इतने वर्षों से वे जिस राज में सुरक्षित थे, वहां अंदर से कितनी सड़न फैल चुकी थी। अकबर ने तलवार उठाई, अब इनका अंत होगा। लेकिन तभी कनक, वैद्य का शागिर्द, आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, हमें मार दीजिए, पर एक बात सुन लीजिए, असली सरगना हम नहीं हैं। दरबार में हलचल हुई। बीरबल ने पूछा, तो फिर कौन? कनक ने कांपते हुए कहा, एक व्यक्ति है जो इन सबका सूत्रधार है। वो आपके सबसे पुराने सलाहकारों में से एक है, मोहम्मद सैफुद्दीन। ये नाम सुनते ही दरबार में बिजली सी गिर पड़ी। सैफुद्दीन वही व्यक्ति था जो 20 वर्षों से अकबर का विश्वास पात्र सलाहकार था, जिसने न जाने कितनी नीतियां बनाई और जिसे हर दरबारी राजनीति का ज्ञाता मानता था। अकबर ने कहा, सैफुद्दीन को पेश करो। सैफुद्दीन को लाया गया, चेहरा शांत, आंखें ठंडी। अकबर ने कहा, तुम पर राज्यद्रोह का आरोप है, क्या तुम मानते हो? सैफुद्दीन मुस्कराया, राज्यद्रोह? नहीं महाराज, मैंने तो सिर्फ राज्य को बचाने की कोशिश की। आप भूल रहे हैं, जब राज्य की जनता दुखी थी, मैंने ही नए कर घटाए, मैंने ही व्यापारियों से धन मंगवाया।